बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बस्म यूट्यूब में आपको खुशामदीद कहते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन का टॉपिक है रियलिटी बिहाइंड डिसमेंबरमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे सेशन स्पीकर हैं डॉक्टर मोहम्मद इकबाल चावला। फ्रेंड्स, मैं आपको इनके बारे में बताती चलूं, ये एक्स-डीन ऑफ आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी भी रह चुके हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, एक्स चेयरमैन ऑफ हिस्ट्री एंड पाकिस्तान स्टडीज डिपार्टमेंट, पाकिस्तान हिस्ट्री डिपार्टमेंट के पहले पोस्ट डॉक्टरेट रह चुके हैं। बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे मज़ामीन मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश्ड हो चुके हैं। रिसेंटली इनकी एक किताब भी आई है, द डाइंग डेज ऑफ ब्रिटिश राज के नाम से। लॉर्ड विवल पे यूनिवर्सिटी के रिसर्च सोसाइटी के डायरेक्टर भी रहे हैं, पाकिस्तान स्टडीज सेंटर के डायरेक्टर रहे हैं। इस वक्त वो रिटायर्ड फुल प्रोफेसर हैं, HAC के रिकॉग्नाइज सुपरवाइजर भी हैं। फर्दर एनी डिले, चलते हैं हम सेशन की जानिब। ओवर टू यू सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर मोहम्मद यूसुफ मुगल साहब और उनकी टीम का बेहद ममनून हूँ कि उन्होंने आज मुझे बज़्म यूसुफ में बांग्लादेश बनने के और पाकिस्तान का एक दायां बाजू मशरकी पाकिस्तान के अलहदा होने के असबाब और मुज़म्मरात पर, कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स पर बात करने का मौका दिया है। मैं इससे पहले कि इस पर बात करूं, मैं ये इकरार करता हूं कि बहैसियत तारीख़ के तालिब इल्म से जितना दुख हमें पहुंचा है, जो भी तारीख़ का तालिब इल्म है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, जो इस हकीकत से आगाह है कि पाकिस्तान जिस तरह जानो माल और इज़्ज़तों की कुर्बानी देने के बाद हासिल किया गया 1947 को, और फिर वो 1971 को 2 लख्त हो गया, जिससे हमें बहुत ज़्यादा तनकीद का, हज़ीमत का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान जो कि एक 1947 में मार्ज़ वजूद में आया, 2 हिस्सों पर, 2 पार्ट्स पर वो मुश्तमिल था। एक का नाम मशरकी पाकिस्तान रखा गया, एक का मगरबी पाकिस्तान रखा गया। 47 से लेकर 71 तक दोनों हिस्से इकट्ठे रहे। फिर मशरकी पाकिस्तान में कुछ इस तरह से एहसास महरूमी बेदार हुई, नतीजतन वो बंगाली, वो भाई जिन्होंने पाकिस्तान बनाने में कलीदी किरदार अदा किया था, उनकी अक्सरियत ने पाकिस्तान से अलहदा होने का फैसला किया और बज़रिया वोट, इलेक्टोरेट के ज़रिए वो अलहदा हुए। गोया पाकिस्तान का क़याम भी जमहूरी तरीक़ों से हुआ था। इसी तरह मशरकी पाकिस्तान वाले कह सकते हैं कि हमने भी जमहूरी तरीक़ों से मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश में मुंतकिल किया या बना लिया, अलहदा मुल्क बना लिया। हो सकता है कि वो लोग जो बांग्लादेश में जो स्ट्रगल कर रहे थे, आज़ादी की फ्रीडम फाइटर्स थे, शेख मुजीब और बाकी उनके साथी, उनके लिए ये बड़ी फतह और खुशी का समा था। मगर ये सच है कि उस वक़्त भी जो उस वक़्त नौजवान थे या पढ़े लिखे लोग थे, या वो जिनके ख़ानदान तहरीक पाकिस्तान में कुर्बानियाँ देकर आए थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, वो खून के आंसू उन्होंने रोए होंगे वो लोग। और आज भी जब मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं कितने पेन में हूँ, आप शायद मेरी आवाज़ से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं एक तो ये कि अपने बंगाली भाइयों से, बांग्लादेशी भाइयों से, जिनको मैं मशरकी पाकिस्तानी आज भी समझता हूँ, अब चाहे वो पॉलिटिकली अलहदा मुल्क भी बन गया है, हमें बरमला बग़ैर हेजिटेशन के हमें उनसे अपोलोजाइज़ करना चाहिए, हमें माफ़ी मांगनी चाहिए
कि हमने उनके साथ अच्छा सलूक रवा नहीं रखा। शायद हमने तो अच्छा सलूक रवा नहीं रखा, और शायद उन्होंने भी कोई बहुत जल्दी में अपने आप को एक अलहदा मुल्क के तौर पर बना लिया। तो मुझे एक गाना मुझे बड़ा पसंद था मोहम्मद अली शेखी का। वो जब भी ये बांग्लादेश का जिक्र आए तो मेरी ज़ुबान पे आ जाता है कि तुमसे बिछड़ कर जिंदा हूँ यार, बहुत शर्मिंदा हूँ। तो बहुत आई फील वेरी सॉरी दैट द ईस्ट पाकिस्तान इज नो मोर अ पार्ट ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। क्यों? ये नहीं कि कोई वो हमारी ये मुल्क भी जद्दोजहद से बना था। बांग्लादेश भी अगर अलहदा हुआ तो ये क्या इंदिरा गांधी का ये कहना कि दो कौमी नज़रिया आज हमने बहरे हिंद में बहा दिया है, बे ऑफ बंगाल में इसको हमने दफन कर दिया है, गिरा दिया है, या ये कि चंद जो खुद साख्ता सूडो इंटेलेक्चुअल्स लोग हैं, जिनमें ज़्यादातर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, वो अमूमन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के उस इंटरव्यू को जो कि 1946 में उन्होंने कश्मीरी साहब को दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान 25 साल से ज़्यादा अरसा वो इकट्ठे नहीं रह सकते हैं। तो अब मैं इन दोनों को सवालों के जवाब देने की कोशिश करूंगा और समझने की कोशिश करूंगा क्या मौलाना आज़ाद साहब को वाकई कोई इतनी मेडिटेशन उन्होंने कर ली थी, इतना उन्होंने गौर व फिक्र कर लिया था, इतना उन्हें यकीन था कि जो ये पाकिस्तान बनने के बाद जो हमारे लीडरान हैं वो मशरक़ी पाकिस्तान के साथ बदसलूकी करेंगे। क्या वाकई तो कौमी नज़रिया ये था कि जी बांग्लादेश बन गया तो पाकिस्तान टूट गया? तो ये दोनों में वज़न भी है और इनमें खामियां भी है, मैं उनका जिक्र भी करूंगा। लेकिन हम चलते हैं पहले कि पाकिस्तान क्या वेस्ट पाकिस्तान वालों ने सिर्फ बनाया था? नहीं, पाकिस्तान बनाने वाली जो पार्टी थी वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी, जो दिसंबर 1906 में ढाका में मार्ज़ वजूद में आई, और जिस शख्स के कहने पे मार्ज़ वजूद में आई वो नवाब सलीमुल्लाह खान ऑफ ढाका कहलाता है। उसके कहने पर ये बनी। उससे पहले जिन्होंने शऊर बख्शा उनमें सैयद अमीर अली भी बंगाल से उनका ताल्लुक था। फिर पाकिस्तान तहरीक के पाकिस्तान में जिन्होंने कलीदी किरदार अदा किया, जो बड़े नामवर लीडर हुए, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, ख्वाजा नाज़मुद्दीन, फिर जिन्हें हम करारदाद लाहौर में जिन्हें टाइटल दिया गया शेर बंगाल, मौलाना अबुल फजल, उन्हें हमने इतना सराहा कि उन्होंने इतनी खिदमत दी और पाकिस्तान बना। बंगाली जो भाई हैं, जो हमारे जो बांग्लादेश में रहते हैं या इधर वेस्ट पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, उनमें से तकरीबन 90% लोग वो थे जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में किरदार अदा किया, और उनमें से 100% वो लोग थे जिन्होंने तामीर पाकिस्तान में किरदार अदा किया। जिस तरह हमारे वेस्ट पाकिस्तानियों ने 47 तक की अगर हम स्ट्रगल देखें या कंसोलिडेशन ऑफ पाकिस्तान देखें, तो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान ने एक सीसा प्लाई दीवार की तरह काम किया। अगर से बीच में जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था और है, और शायद अभी कुछ वक्त लगेगा रहेगा, भारत उसका नाम है, इंडिया नहीं है। इंडिया अंग्रेज़ों ने दिया था और वो बड़े चालाक लोग हैं, उन्होंने भारत के साथ ब्रैकेट में इंडिया भी रहने दिया। अंग्रेज़ उनसे बड़े चालाक हैं कि इंडिया उन्होंने बनाया था, ब्रिटिश इंडिया, लिहाजा वो फ़ख्र ये महसूस करते कि इंडिया रहे। लेकिन हम पहले दिन से पाकिस्तान बन गए थे, चाहे वो ईस्ट पाकिस्तान था या वेस्ट पाकिस्तान। तो गोया हमारी जो कौमियत थी वो पाकिस्तानी थी, चाहे हम कोई भी ज़ुबान बोल रहे थे, पश्तो, पंजाबी, सिंधी, बलोची, बंगाली, बिहारी, उड़ीसा, जो ज़ुबानें हैं,
लेकिन ये सच है कि पाकिस्तान के 2 विंग्स बने। अच्छा, 2 जब विंग्स बने तो कोशिश की गई थी 1946 में, जब मौलाना आज़ाद ने इंटरव्यू दिया कि जिन्ना को ये कायल कर लिया जाए कि आप हिंदुस्तान की तकसीम का जो मुतालबा है वो छोड़ दीजिए। और उनमें 2 उन्होंने इसके पाकिस्तान बनाने की जो मुखालफत में 2 नुकात उठाए थे। एक नुक्ता उनका ये भी था कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के दरमियान 1000 मील का फासला होगा और दरमियान में भारत हिंदू अक्सरियत मुल्क, उनके ख्याल में लफ्ज़ तो शायद नहीं बोला, मजहबी जुनूनी मुल्क बनेगा और वो आपके वजूद को दोनों को तस्लीम नहीं करेगा, आपके लिए रखना डालेगा। तो लिहाजा कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से कहा गया था कि आप एक कन्फेडरेशन या फेडरेशन में रह लीजिए। तो बहरहाल ये बहस हमारी दूसरी तरफ ना जाए, वो किसी और मौजू पे मैं बताऊंगा कि फिर जिन्ना ने इसको मान लिया। लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद चूँकि वो खुद वन ऑफ द आर्किटेक्ट्स थे काबीना मिशन प्लान बनाने वाले, तो वो खुद उस बहस और तमहीज़ में शामिल थे जिन्होंने मुख्तलिफ नुकात पर गौर व फिक्र किया था। तो वो इस चीज़ से आगाह थे कि अगर पाकिस्तान बन भी गया तो ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में अच्छी कोऑर्डिनेशन ना हुई तो दोनों अलहदा हो जाएंगे। इसीलिए कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने जब ये कहा कि हम बंगाल को तकसीम नहीं होने देंगे, तो जिन्ना ने खामोश रहे, ना उन्होंने इनकरेज किया ना डिस्करेज किया, जिसका मतलब ये था कि वो हुसैन शहीद सोहरवर्दी से ये कह रहे थे कि वो भी पाकिस्तान होगा, बंगाल आज़ाद बंगाल भी पाकिस्तान होगा और ये भी पाकिस्तान होगा। लेकिन एनी हो, लॉर्ड माउंटबेटन ने वो जो काबीना मिशन प्लान की धज्जियां बिखेर डाली और कांग्रेस ने भी वो पाकिस्तान हमें दिया जो लूला लंगड़ा और मसख शुदा पाकिस्तान था, विच मीन्स द मेन म्यूटिलेटेड एंड मौत ईटन पाकिस्तान। ये वो फिक्रे थे जो जिन्ना कहते थे जब पंजाब की तकसीम और बंगाल की तकसीम का जिक्र होता था कि हम आपको पाकिस्तान करारदाद लाहौर वाला नहीं लेने देंगे। इसलिए जिन्ना ने काबीना मिशन प्लान को तस्लीम किया था। वो अलहदा बात है कि आयशा जलाल या उन जैसे मनचले जो कहें कि जिन्ना कंप्रोमाइज़ कर गए, वो एक अलहदा बहस में ना जाएं। तो हुसैन शहीद सोहरवर्दी ने जब काबीना मिशन प्लान को मान लिया था तो तब उन्होंने जोर दिया कि ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान को एक मुल्क बनाया जाए। करारदाद मंजूर करवाई 1940 अप्रैल में। तो एनी हो, क्या हम विलिंगली ये चाहते थे कि बंगाल पाकिस्तान एक मुल्क रहे? जिन्ना का अगर ख्वाब था तो वो कन्फेडरेशन का ख्वाब था। वो फेडरेशन से भी ज्यादा पावर देना चाहते थे, कन्फेडरेशन वाली। मगर सैडली कि जब पाकिस्तान बना 1956 तक हम आइन नहीं बना पाए और आइन ना बनाने की वजह से हम नेशनल लेवल पर इंतखाबात भी नहीं करवा पाए। लेकिन चूंकि बंगाल में पहले 19 इंतखाबात हुए, 1951-53 में पंजाब में हुए, तो वहाँ पर जो लोकल रियलिटीज़ थी, जो ख्वाब पाकिस्तान बनाते वक्त कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और जो सूबाई जो लीडर थे, मरकज़ी लीडर्स थे, जो ख्वाब मुसलमानों को दिखाया था कि जनाब हम अंग्रेज़ों की और हिंदुओं की ग़ुलामी से आज़ाद हुए तो एक जन्नत नज़ीर होगा पाकिस्तान। मगर वो पाकिस्तान ऐसा नहीं बना। उसकी बेशुमार वजूहात थी, वो आप भी सभी जानते हैं कि कैसे इंडिया ने हमारे पैसे नहीं दिए, असला नहीं दिया, यानी ना ही फेयर रेड क्लिफ अवार्ड आया, ना ही वो जगह मिली, ना ही वो जो समझते हैं कि जो इंडस्ट्री है, 1000 इंडस्ट्री में से 900
950 से ज्यादा तो इंडिया के पास चले गए। हमारे पास 35-36 सनतें आई, ये हमारा आलम था। फिर तूफान, ये इससे ज्यादा क्या हमारे लिए आसमान से बिजली गिरने से मुतरादिफ होगा कि लाखों की तादाद में लोग हिजरत करके ईस्ट पाकिस्तान और इधर वेस्ट पाकिस्तान खासकर पंजाब में आए। तो उसके साथ ही आप देख लीजिए कि इंडिया ने कश्मीर पर चढ़ाई कर दी और एक और मुसीबत हमारे लिए खड़ी कर दी। तो गोया हम पाकिस्तान बनते ही पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना करना पड़ा। तो वो जो कोऑर्डिनेशन चाहते थे जिना ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में, वो नहीं, पहले दिन से ही नहीं बन पाई है। एक और वजह ये थी कि जब हमारा आइन नहीं बना तो बंगाल में बहुत साइजेबल माइनॉरिटी हिंदुओं की मौजूद थी, और उनमें भी जोगिंदर नाथ मंडल को कायद आजम ने वजीर भी बनाया। तो वो लोग थे, लेकिन उनको शुरू दिन से ही एहसास हुआ कि एक तो ये मजहबी मुल्क बन जाएगा, दूसरे शायद ये है कि सिटीजनशिप का तस्वर नहीं आ पा रहा है। पाकिस्तान बनने के बाद माशी हालात अच्छे होते, हमारा आइन बन जाता और मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनने के बाद टुकड़ों में तकसीम ना होती, तो शायद जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका में तकरीर करते हुए कहा कि पाकिस्तान की कौमी ज़बान उर्दू होगी, और वहाँ पर तालिब इल्मों में से चंद तालिब इल्मों ने हंगामे भी किए, बादज़ामी हंगामे हुए, और ज़ाहिर बंगालियों को अपनी ज़ुबान से बड़ी मोहब्बत थी और होनी भी चाहिए। वो उनके ज़ाहिर बड़े बड़े लोगों को नोबल इनाम याफ्ता भी लोग थे। तो क्या ये वाकई ज़ुबान की वजह से मशरिकी पाकिस्तान बना? हमारे दोस्त हैं डॉक्टर तारक रहमान साहब, जिनका काम ही लैंग्वेजेस पे है, लैंग्वेज एंड पॉलिटिक्स। पिछले दिनों इत्तेफाक से मैं उनकी बुक रिव्यू थी, मैंने उनके बुक का रिव्यू भी किया, आई वाज वन ऑफ द स्पीकर्स। तो मेरी अमूमन उनसे इस बात पर इख्तिलाफ राय हो जाता है। उनकी राय में ये एक वजह है मशरिकी पाकिस्तान का बांग्लादेश बनना, लेकिन मैं शायद इसलिए मानने को तैयार नहीं हूँ कि चंद अरसे बाद तो बंगाली उनकी सूबाई ज़ुबान बन गई थी, और लिहाजा वो जो कहते हैं कि जी बांग्लादेश बना, नहीं, ज़ुबान की वजह से नहीं बना। बुनियाद ज़रूर कह सकते हैं नाराज़गी की, एंग्जाइटी की, एस्ट्रेंजमेंट की, वन ऑफ द फैक्टर्स ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन वो इब्तदाई दिनों में था, फिर ख़त्म हो गया। तो फिर असल वजह क्या बनी? वजह मेरे नज़दीक 3 हैं वजूहात। सबसे पहले माशरती, दूसरे नंबर पर माशी, तीसरे पे सियासी। अच्छा, जाहिर है जब हम माशरती भी कहते हैं, सियासी भी कहते हैं, माशी भी कहते हैं, इससे कई चीज़ें जुड़ी हुई हैं। इसमें कल्चर भी आ जाता है, इसमें ज्योग्राफिया भी आ जाता है। अगर बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ होता तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो ही नहीं सकती थी, और लैक ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं हो सकती थी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छी हो जाती, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ना होती। एक तो जाहिर है कि जो उनका ईस्ट पाकिस्तान का जो महल वकूअ था, जोग्राफिया था, लोकेशन जो थी, वो बड़ी सेंसिटिव सी थी, वो पाकिस्तान से बहुत दूर थी। लिहाजा एक और जो प्रॉब्लम था ईस्ट पाकिस्तान में उस वक़्त तक, कि ईस्ट पाकिस्तान उन इलाकों पर मुश्तमिल था जो कि बंगाल के सबसे ज़्यादा बैकवर्ड इलाके थे। इसीलिए तो 1905 में तकसीम बंगाल की गई थी कि ये ईस्ट जो पार्ट ऑफ द बंगाल था, ये इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली बहुत डिप्रेस था, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड था। वो चाहिए ये था, आलम ये था बल्कि कि जी जूट जो निकलती थी, बंगाल की सबसे बड़ी जो क्रॉप थी वो जूट थी। तो अब जब पाकिस्तान बना तो ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से में कोई जूट फैक्ट्री भी नहीं थी, सारी तरक्की कलकत्ता के गिरदोनवा पर थी। इसीलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि अगर तकसीम ही करना है बंगाल को तो कलकत्ता पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन खैर वो नहीं हुआ। वो भी जानते थे कि अगर वो चला गया तो फिर इंडिया
के ख्वाब जो पूरे नहीं होने थे, जो भारत के ख्वाब, जो जवाहरलाल नेहरू ख्वाब देख रहा था, गांधी जो ख्वाब देख रहा था, वो पूरे नहीं होने थे। क्योंकि वो तो ये बंदोबस्त कर रहे थे कि पाकिस्तान चंद दिनों बाद ही टूट जाएगा और वो फिर आकर कायद आज़म गांधी जी के और माउंटबेटन और नेहरू के पांव पकड़ेंगे कि हुजूर हमें दोबारा कबूल कर लीजिए, हमसे ये मुल्क नहीं संभाला जाता। उसमें कलकत्ता की पोर्ट को काटना भी एक मकसद था। और ये जो कराची वाली जो पोर्ट हमारे हिस्से में आई थी और या चट्टागांग वाली, ये तो ज़्यादातर सफरी यानी ये कह लीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए हुआ करती थी। ये कोई वो उस तरह की हब नहीं था, इकोनॉमिक हब नहीं था, यहाँ पे कोई इंडस्ट्री डेवलप नहीं हुई थी। ये तो पाकिस्तान बनने के बाद हुई है। एनीहो पाकिस्तान बनने के बाद कराची ही चूंकि कैपिटल बन गया, तो जितनी भी तरक्की हुई ज़्यादातर वो कराची में हुई। और पंजाब और नॉर्दर्न इलाका जो पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान का था, ये तो यूब दौर में आकर इसको हाईलाइट किया गया, प्रायोरिटाइज किया गया इसको। तो बांग्लादेश जो था वो वक्त के साथ साथ एक तो उनके यहाँ जो लोकल जो सरकर्दा लोग थे वो ज़्यादातर हिंदू थे, इन्फ्लुएंशियल पीपल जिसे हम एलीट कहते हैं, इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग थे और एजुकेशन में भी बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो जो थे वो बारहा ये तासर देते थे कि आपके साथ ज्यादती हुई है। और ये सच है कि माशी तौर पर हम अगर देखें 5 साल मनसूबा बना करता था। पहले कोलंबो प्लान बना, फिर पहला 5 साल मनसूबा बना, फिर दूसरा बना, फिर दूसरा और तीसरा जो था वो अयूब खान के दौर में बना। उन मंसूबों पर पैसे तो एलोकेट हो जाते थे लेकिन खर्च नहीं होते थे। जैसे आज अगर हम देखें बलूचिस्तान के जो सरदार हैं, नवाब हैं और वडेरे जो हैं, वो पैसे मरकज से ले तो लेते हैं अरबों रुपए, वो अपने पास रखते हैं, निचली सतह पर नहीं जा पाते। इसी तरह बहुत अरसे तक सिंध में भी यही आलम हुआ रहा है। लिहाजा जो निचला तबका था, तो बंगाली जो थे वो यही समझते थे कि हमारा जो पैसा मैंने, और झूठ बोला जाता था कि ये हमें मरकज से पैसे नहीं मिले हैं। और जो पैसा आता था तो वो जो लीडर थे वो ज्यादातर अपने पास रखते थे। ब्यूरोक्रेसी हमारी जो थी, वो पढ़े लिखे जो लोग आए, ब्यूरोक्रेट जो बने, वो यूपी सीपी से आए और हैदराबाद से आए, वो ज्यादातर उर्दू बोलने वाले थे। उनके बाद जो खासी अच्छी तादाद थी ब्यूरोक्रेट्स में, वो पंजाबी थी, कुछ पठान थे, कुछ सिंधी थे, शाज़ो नादर को बलोची होगा। तो जो बंगाल में ये लोग सिविल ब्यूरोक्रेसी भी जो थी, जिनका फर्ज ये था कि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी डेवलपमेंट में रोल अदा करें या उनके जो माशी इस्लाहात को नाफिज करें, वो उनकी दिलचस्पी शायद उतनी नहीं थी। या बंगालियों को शिकायत ये थी कि ये लूट मार करते हैं। एक तो ये जो ब्यूरोक्रेट थे, इन्होंने कोई बंगाली ज़बान सीखने में कोई फ़ख्र महसूस नहीं किया, उर्दू बोलने में उनको अपने कल्चरल टॉर्चर करने में लगे रहे और उनको वो भी इनको बाबूजी 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 कहते रहे। इसके साथ अलमिया ये था कि हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो थी वो भी वहाँ पर मौजूद थी। मिलिट्री में भी बदकिस्मती से अंग्रेज़ों के दिनों में अंग्रेज़ों के जो फिलासफी थी वो थी मार्शल रेस थ्योरी। उनका ख्याल ये था कि बंगाली चूँकि छोटे कद के हैं, लिहाजा बंगाली जो है वो फ़ौज में वो किरदार अदा नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें लेना है तो नेवी और फ़ज़ाइया में ले लें। लिहाजा अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो जिसे हम मिलिट्री कहते हैं, आर्म फोर्सेस में तो फ़ज़ाइया भी आ जाती है, बहरी भी आ जाती है, वो ज़्यादातर पंजाबी और पख्तून ही थे ज़्यादातर, बहुत कम दूसरे सूबों से या दूसरी सब नेशन में से शामिल थे। तो बहरहाल जो उनके जो मेन लीडर्स थे, जैसे ख्वाजा नाज़मुद्दीन थे, पहले गवर्नर जनरल बने, फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए, फिर हसन शहीद सोहरावर्दी भी प्राइम मिनिस्टर बने, मोहम्मद अली बोगरा भी बने। गोया 1958 तक
बंगालियों को तकरीबन बराबरी के हकूक मिल रहे थे, मगर जैसे ही अयूब खान साहब का मार्शल लगा तो बंगालियों में शदीद एहसास महरूमी इस वजह से पैदा हुआ कि ये यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ गया। हमने वैसे ही 1956 में तो 1 यूनिट का तस्वर आ गया था। जब वो 1 यूनिट का तस्वर बड़ा पेनफुल है भाई। बंगालियों की तादाद है 52%, बास कहते हैं कि 55% अक्सरियत में थे, तो आप उनको अक्सरियत होने के नाते उनको उनका हिस्सा दें नेशनल असम्बली में। इस पर भी बहस होती रही। पहली बेसिक प्रिंसिपल की रिपोर्ट, कमेटी की रिपोर्ट, फिर दूसरी की रिपोर्ट, फला, फिर कई फार्मूले आए, बोगरा फार्मूला, फिर चौधरी मोहम्मद अली फार्मूला। ये हमारे मामूली झगड़े वो ताखीर का सबब बनते रहे आइन के। लेकिन बंगालियों की ये बात तो दुरुस्त ही गई, नेशनल असम्बली में उन्हें आबादी के तनासिब से नुमाइंदगी दी जाए। तो अगर हम फेडरेशन का तस्वर देखें तो फेडरेशन में जो फेडरेटिंग यूनिट्स होते हैं, जैसे उस वक़्त पंजाब था, सिंध था, बलूचिस्तान था और NWP और बंगाल, तो सेनेट में इनकी आबादी को नहीं देखा जाता, इनको एक यूनिट के तौर पर इक्वल नुमाइंदगी दी जाती है। तो यहाँ पर बंगालियों का भी एक ब्लैकमेलिंग के इंतहा पसंद ना एक मुतालबा था कि ना जी सिर्फ नाशरों में नेशनल असम्बली में अक्सरियत दी जाए, सेनेट में भी दी जाए। तो अगर आज भी देखें सेटअप हमारा फेडरेशन का, तो बलूचिस्तान को भी उतनी नुमाइंदगी है जितनी पंजाब को है, सिंध को भी है, NWP को। तो लिहाजा वो भी अपने मुतालबात में एक प्रेशर ग्रुप वाली हैसियत से ज़्यादा का नहीं सोच रहे थे। हम आते हैं कि जी मान लिया माशी वजूहात की बिना पर एहसास महरूमी पैदा हो रही थी, ये भी मान लिया कि जी आपने आइन बनाते हुए उनके हकूक़ को ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं दी, ये भी मान लिया कि उनके तरक्याती काम वो नहीं हुए जो वेस्ट पाकिस्तान में हुए, जो कि शेख मुजीब ने कहा कि मुझे इस्लामाबाद में पर्सन की स्मेल आती है, बू आती है या खुशबू आती है, हम तो उसे बू कहेंगे, वो खुशबू समझते रहे। तो वो उसके बावजूद आप ये देख लीजिए कि 1965 की जंग होती है तो बंगाली भाई हमारे साथ कंधा लगाकर साथ खड़े हैं, लड़ रहे हैं, जंग में हिस्सा ले रहे हैं, और उनके जो पायलट हैं वो बड़ा ही लाजवाब किरदार अदा करते हैं। तो इसके बाद जब हम मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना का सदारत का इलेक्शन देखते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, तो बंगाल में मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है वो अक्सरियत से जीत जाती हैं। और वेस्ट पाकिस्तान में कहा जाता है कि अयूब खान साहब ने ऑर्गेनाइज रिगिंग की है, धांधली की है। खैर वो बहुत सारी किताबें इस पर आ चुकी हैं, आर्टिकल्स भी आ चुके हैं। तो मुझे तो कोई मायूब नहीं लगता कि अयूब ने धांधली की होगी, 100% की होगी। लेकिन धचका ये था कि उस वक्त तक जो बंगाली जो था वो मादरे मिल्लत के रूप में पाकिस्तान से मोहब्बत कर रहा था। मादरे मिल्लत के सदर बन जाने से वो ये समझता था कि उनकी एहसास महरूमी दूर हो जाएगी। 1965 में अयूब खान के साथ जो अगर मादरे मिल्लत वो इलेक्शन जीत जाती और अयूब बहैसियत सदर का इंटरव्यू ना करता, तो बंगाली उस वक़्त तक तो बंगाली नहीं थे, पाकिस्तानी ही थे। फिर जंग हुई है और जंग में फिर ताशकंद का जो माहिदा हुआ, जो जंग में हमने जीता था थोड़ा बहुत, वो माहिदा ताशकंद में 1966 में हमने वो सारा लूज कर डाला। तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी यहाँ बना ली, शेख मुजीब साहब ने अवामी मुस्लिम लीग बना ली थी, मुस्लिम लीग ही, मगर नाम उन्होंने अवामी मुस्लिम लीग इसलिए रखा कि वो समझते थे कि ये एलीट क्लास की जमात है, हमने अवामी बनाना है। लेकिन वो जो उन्होंने 6 पॉइंट्स दिए कि जी ये 6 पॉइंट है जिससे हम वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान इकट्ठा रह सकता है। फिर कहा जाता है कि अगरतला साजिश के भी उसमें शामिल था कि हिंदुस्तान ये गए अगरतला में, इन्होंने माहिदा किया कि अगर इंडिया भारत उनकी हर लिहाज से माशी, सियासी और मिलिटरीली मदद करे तो हम मशरक़ी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना सकते हैं, ज़ुबान की बुनियाद पर हम मुल्क बना सकते हैं।
तो भारत तो पहले ही ये ख्वाब देख रहा था कि हम पाकिस्तान को चलने नहीं देना है, और वो अमली तौर पर कोशिशें करता रहा है और करता रहा था और करता रहेगा। तो बदकिस्मती से जब उन्होंने हंगामे शुरू किए, इधर भुट्टो भी आ गए, तो अयूब खान के खिलाफ जब तहरीक चली है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग सड़कों में आए, बंगाल में भी और इधर वेस्ट पाकिस्तान में भी। फिर उसी के दबाव में आकर अयूब खान साहब ने इस्तीफा दे दिया, और उस, मैं क्या कहूँ, हमारा प्रेसिडेंट रहा है, वो आइन ही तोड़ता हुआ आया, जैसे ज़ियाउल हक भी आइन ही तोड़ता आया और आइन ही तोड़ता हुआ चला गया। वो आइन में लिखा गया था 62 के आइन में कि जब वो सदर जो जाएगा तो वो इख्तियारात स्पीकर को दे के जाएगा। वो स्पीकर को नहीं दे के गए, वो यहिया खान साहब को दे गए जो उनके बेस्ट फ्रेंड थे। बाद लोग कहते हैं वो गोली के नोक पर उन्होंने, बंदूक की नोक पर उन्होंने उनसे रेजिग्नेशन दिया। लेकिन यहिया खान साहब ने जो काम जो अच्छा किया, वो उन्होंने 1 यूनिट को तोड़ दिया। गोया जो बंगालियों का एक मेन ग्रीवेंस था, एक तो उनका मेन ग्रीवेंस था लैंग्वेज का, वो उनकी हो गई थी। दूसरा उनका ये था ये 1 यूनिट गलत है, वो उन्होंने ख़त्म कर डाला। इसी तरह बलूचिस्तान को पहली दफ़ा मुकम्मल सूबे का दर्जा भी उन्होंने दे दिया लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत, LFO के तहत वो दे दिया, और जनरल इलेक्शन का ऐलान किया। जब जनरल इलेक्शन हुए, जनरल इलेक्शन में आप जानते हैं अवामी मुस्लिम लीग बहुत भारी अक्सरियत में ईस्ट पाकिस्तान में जीत गई, इधर पीपल पार्टी अक्सरियती पार्टी आ गई। दोनों तरफ सहर अंगेजी जो थी वो नज़र आती है लीडर्स की, उधर शेख मुजीब साहब की और इधर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की। अब जिन्होंने रोल अदा करना था, वैसे तो इंतखाबात के हवाले से ये बता दूं कि मैं जब कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो शहीद ज़ियाउल हक साहब जो थे उन्होंने रेफरेंडम करवाया था। रेफरेंडम जो करवाया तो कहा यह जाता है 10 बजे तक सारे ही वोट डल गए थे, और इसी तरह वहाँ पर जो जिन लोगों ने इलेक्शन कंडक्ट किया, एक वहीद खान साहब थे सेक्रेटरी, रिटायर हुए, मैं उन एक सेमिनार में उनके साथ था। उन्होंने ये पहली दफ़ा ये इकरार किया कि कहता इतनी धांधली हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो तब वो जीते हैं ईस्ट पाकिस्तान में। अगर रेफरेंडम करवाया जाता ईस्ट पाकिस्तान में, कभी ईस्ट पाकिस्तान अलहदा ना होता। एनी हो, शेख मुजीब साहब जीत गए। अब चाहिए ये था इक़्तिदार उनके हवाले किया जाता, अक्सरियती पार्टी ये थी। उनकी भी हमाकत ये थी कि जी आप ढाका में पहला इजलास करें, मेरे ये मुतालबात माने। फिर जब इन्होंने नहीं माने, यहिया खान साहब ने नहीं माने, ऊपर से जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को अपने साथ मिला लिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी जुल्म और ज़्यादती की बात थी कि यहिया खान जो था, और कहा जाता, भुट्टो ने कहा कि जी अगर हम उसके 6 निकात मान लेते तो फिर सिर्फ अभी तो एक मुल्क बनाना बांग्लादेश, पाकिस्तान टूटा तो उससे 4 और मुल्क आ जाते। एपरेटली उनकी असेसमेंट ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि मुजीब साहब की शायद हमें बंगाली ज़ुबान समझ नहीं आती थी। वो कहते थे कि मैं आई एम गोइंग टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, व्हाई वुड आई लाइक टू ब्रेक पाकिस्तान। एक जो 2 विंग का प्राइम मिनिस्टर बनेगा और फिर इतने से छोटे से मुल्क का बनेगा, उसके लिए वो बड़ी प्राइड थी या ये वाली प्राइड थी। एनी हो, इसी दौरान जब वो इलेक्शन जीत कर उन्हें असम्बली का इजलास नहीं बुलाया गया, और यहिया खान अपने रोले में थे कि जनाब तुम मुझे ये यकीन दहानी करवाओ कि तुम मुझे प्रेसिडेंट रखोगे, इतने साल तक सदर बनाए रखोगे, मुझे नहीं निकालोगे। तो ऐसे में हालात ख़राब होने शुरू हुए। बांग्लादेश में एजिटेशन शुरू हो गई कि इक़्तिदार मुंतकिल किया जाए। तो इक़्तिदार तो मुंतकिल नहीं किया, लेकिन उसके साथ ही मुफ्ती बानी जो थी, जो कि यहाँ पर भी बहस है कि मुफ्ती बानी वो बंगाली ही थे जो इंडिया में तरबियत हासिल करके इधर आए, लेकिन ये भी सच है कि उस मुफ्ती बानी की शक्ल में
इंडियन आर्मी वो शामिल थी। अब तो बड़े वो फख्र से इकरार करते हैं कि हमने बांग्लादेश बनवाया, हमने पाकिस्तान के टुकड़े किए हैं। तो इसमें जो वर्ल्ड पावर्स हैं उनका रोल भी बड़ा नेगेटिव रहा। एक तो रूस ने खुले बंदों 1969 में मिलिट्री पैक्ट किया इंडिया के साथ और बहुत बड़ी भारी तादाद में उन्हें असला दिया। दूसरी तरफ हम जो सीटो सेंटो के मेंबर थे अमेरिका के, उन्होंने हमारा असला ही रोक लिया कि जी आप जंग में इस्तेमाल ना करें। 65 की वार में भी ऐसा किया, फिर 71 में भी किया। हमें जिन्होंने बेल आउट किया थोड़ा बहुत, वो चाइना था, ईरान था, इन ममालिक ने किया। और आपको पता है कि अफगानिस्तान भी उस वक्त न्यूट्रल हुआ, वरना वो न्यूट्रल नहीं रहता था, वो हमेशा एंटी पाकिस्तान रहा। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि 3 बड़े किरदार जो लोग कहा करते थे, पहले मैं इसको नहीं मानता था कि शेख मुजीब, यहिया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। अब मुझे मजबूरन जो मेरी स्टडी है उसके तहत अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये समझता हूँ कि भुट्टो को ज़्यादा ज़र्फ दिखाना चाहिए था, ज़्यादा हौसला दिखाना चाहिए था, बल्कि यहिया खान का साथ देते हुए कहते क्या फ़र्क पड़ता है कि हम ढाका में भी जहाज़ बुला लेते हैं। और यकीनन जब इंतखाबात में मैनिफेस्टो बनाया जाता है या तकारीर की जाती हैं, वो एक रेट्रिक होता है, पॉलिटिकल स्लोगन्स होते हैं। मुझे पूरा यकीन था जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर बन जाता वो 6 नुकात छोड़ देता। बाय द वे उनमें 6 नुकात में कौन सा ऐसा बड़ा नुक्ता था? उन्होंने कहा वो 1000 मील के फासले पे उन्हें बहरिया की ज़रूरत थी या नहीं थी? वो समंदर पे उनका मुल्क लग रहा है और बहरिया का हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में है। उधर फौज भी कुछ नहीं है, हमारी 30-32 हज़ार फौज है। बहरहाल जंग हुई, इंडिया ने दाखिल होकर हमें इंसर्कल करके हमारे टाइगर न्याजी साहब को हथियार गिराने पे मजबूर कर दिया। एक दिन मैं न्याजी कौम की बात नहीं कर रहा, उस वक्त वो चुके वही जनरल थे। इधर यहिया खान साहब भी जनरल रानी साहिबा जो थी, कहा जाता है कि उनके इश्क और मोहब्बत में और वो उसमें मुब्तला थे। ये ज़ाहिर है ये सीना गज़ट की बातें हैं, कोई तहरीरी सबूत नहीं है, लेकिन बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। फ़ौज हमारी ने शिकस्त भी खाई, हथियार भी गिराए, लेकिन ये भी सच है कि 92,000 लोग नहीं थे, 35-36 हज़ार फौज थी, बाकी सिविलियन थे, कुछ डॉक्टर थे, कुछ इंजीनियर थे। मिल मिला के 92,000 जो 94,000 लोग जो थे वो कैदी बना लिए गए। वैसे इतना असला मौजूद था, टाइगर न्याजी साहब अगर जिंदा होते तो सुन लेते कि आप 1 साल तक जंग कर सकते थे, आप भी गुरिल्ला वार शुरू करके इंडिया में घुस सकते थे। जो हमारे जो नया सिपा सलार हैं, इन्होंने जो कहा है कि अब इंडिया ने हम पर कोई इंक्रोचमेंट की तो हम उनके घर घुसकर उन्हें सबक सिखा सकते थे। बहरहाल हमने ज़हनी तौर पर हमारा माइंडसेट ये बन गया था कि अगर बांग्लादेश बनता है तो बन जाए, क्योंकि 1969 में तो उन्होंने अपना तराना बना लिया था, उन्होंने अपना झंडा बना लिया था, और इधर हम फौज सोई हुई थी। चंद अखबारात थे जो बोलते थे, चंद लीडर थे जो बातें बता रहे थे कि यार ऐसा न करो, मुल्क टूट जाएगा, मुल्क को बचाना है, आगे नहीं चलना है। तो एनी हो, मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर हमें तारीख के तालिब इल्म के नाते, पाकिस्तानी होने के नाते बहुत शर्मिंदगी है, बहुत दुख है कि हमारा जो राइट आर्म था, विंग था, वो मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। और यहाँ पर मौका मिल गया मोहतरमा इंदिरा गांधी जी को ये कहे कि दो कौमी नज़रिया टूट गया है। उसे खुद भी नहीं पता 2 कौमी नज़रिया है क्या। मेरी उम्र लोगों से डिबेट हो जाती है, इंडिया वालों से भी हो जाती है, कुछ हमारे भी दोस्त मन चले हैं। मैंने उन्हें कहता हूँ मुझे 2 कौमी नज़रिया तो है ही, कन्फ्यूजन है इसमें, तो मुझे कोई वन नेशन थ्योरी बता देते। तो वो सारे भाग जाते हैं कि 1 नेशन थ्योरी। मैं कहूँ भाई 1 कौम होगी तो 2 कौमें होंगी ना। इंडिया में तो 1 कौम थी नहीं, there were so many nations because it was a subcontinent, not a country. तो anyhow, बांग्लादेश, बंगाली जो थे वो सब नेशन थे। सब नेशन, वो नेशन में कब तब्दील होती है? जब उनके साथ ज्यादती होती है, ऐसे महरूमी होती है, और ऐसे में
जो मीडिया जो ट्रायल होता है, मीडिया प्रोपेगेंडा, वो बड़ा रोल अदा करता है। सहाफ़ी बरादरी बड़े घटिया रोल अदा करते हैं मुल्कों की, कौमों की तकसीम में। बीज मारो सिर्फ हमारे माशरे में नहीं होते, बैन अल-क़ौमी तौर पर भी होते हैं। रहा ये कि जी मौलाना आज़ाद साहब, चलें बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, तो क्या ये बांग्लादेश इंडिया में ज़म हुआ? क्या इंडिया में शामिल हुआ? इंडिया में शामिल होता गया, ओहो हमने आपका घर भी तोड़ दिया और हमने अपना हिस्सा ले लिया, वो तो हुआ नहीं। वो अभी भी एक इस्लामी मुल्क है, एक अलहदा मुल्क है। यस, हमारा कसूर है, हम उसे नहीं अपने साथ रख सके, लेकिन कसूर बंगालियों का भी तो है। बंगालियों में भी करता धरता ज्यादातर हिंदू एलीट क्लास थी। ये जो मौलाना आज़ाद साहब का बारे में कामरान खान साहब भी वो टीवी चैनल्स में लगे होते हैं, जी मौलाना आज़ाद ने तो पहले ही कह दिया था कि ये 25 साल नहीं चलेगा। मौलाना आज़ाद का दिमाग सिर्फ पाकिस्तान पे अटका हुआ था, इंडिया के बारे में उनकी कोई पेशीन कोई नहीं थी। उन्हें ये नहीं सोचा कि ये जो इंडिया जो बच जाएगा, जो भारत बच जाएगा। अलीगढ़ में वो खुद गए जब तकसीम हुआ तो वो उजड़ा हुआ दिखाई देता था, सारी चीजें उन्होंने जला दी थी, गिरा दी थी। और हैदराबाद में जो ये बुचर मोदी ने जो किया और जो आजकल मुसलमानों का हाल है वहां पर, क्या मौलाना आज़ाद को वो ये नजर नहीं आया? वो मैं उसका जवाब पहले दे चुका हूँ, दोबारा मैं देता हूँ, क्योंकि वो उस बातचीत में शामिल थे जो काबीना मिशन प्लान बना रहे थे। और ये बातें वहाँ डिस्कस हुई थी कि यार ये दोनों ममालिक के दरमियान एक इंतहा पसंद भारत होगा, वो आपको मजीद तकसीम करेगा। तो ऐसे में अगर आपने आइडियल रिलेशनशिप नहीं रखे, कॉन्फिडेंशन नहीं बनाया पाकिस्तान को, तो फिर ये एक ज़्यादा देर नहीं चलेगा। तो इसलिए कोई मौलाना आज़ाद साहब कोई पैगंबर नहीं है, कोई वलीउल्लाह नहीं है, वो एक स्टडी थी, वो स्टडी आज भी है। आज भी अगर आप सब नेशन जो होती हैं उनको आप मुतमईन नहीं करते। देखा कल की बात है, कराची के हालात ख़राब हो गए थे, बलूचिस्तान में आज हालात बहुत ख़राब हैं। जब उनको पूरे हकूक़ नहीं मिलेंगे और वो लोगों को यकीन नहीं आएगा कि हमें हकूक़ मिल रहे, तो एहसास महरूमियत पैदा होती रहती है। इसी तरह पाकिस्तान कभी ना बनता अगर मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को हिंदुओं के बराबरी के हकूक़ मिल जाते। तो जहाँ कहीं भी मुल्क मार्ज़ वजूद में आते हैं तो उनमें जो कौमियत बेदार होती है, उनके माशी, माशरती, मजहबी, नफ्सियाती, सियासी, ये सारे फैक्टर्स होते हैं, तब जाकर वो एक कौम बनती है। और वो कौम जो है वो उसकी मर्जी है कि वो उस मुल्क के अम्ब्रेला के अंडर रहे या अलहदा मुल्क का मुतालबा कर दे। तो लिहाजा पाकिस्तान में जब बना तो वो बेस्ट एग्जाम्पल था टू नेशन थ्योरी की। हम पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान बहसीत मुसलमान एक कौम थे। फिर जब पाकिस्तान बन गया तो फिर ये हम क्यों कहते 5 कौमें हो गई थी, बंगाली, सिंधी, बलोची और पठान। वो तो पहले दिन से कहा गया वो सब नेशंस थी। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ बांग्लादेश का पाकिस्तान से अलहदा होना, और आज बांग्लादेश एशियन टाइगर बनता जा रहा है, वो हमसे बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, वो हमसे ज़्यादा उन्होंने सबक सीखा है। पहले मार खाई 1905 से पहले, फिर 1905 से लेकर 47 तक हिंदुओं के जबर उन्होंने सहा। फिर पाकिस्तान बनने के बाद वेस्ट पाकिस्तान सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेट का, अयूब खान का सदर का, और फिर उनको एक्सप्लॉइट किया उनके अपने लीडर्स ने, हालात ने, वाक़यात ने, और सुपर पावर्स ने रोल अदा किया। तो एक अलहदा मुल्क बन गया। तो हमें अच्छा किया हमने बांग्लादेश को तस्लीम करके, भुट्टो ने उन्हें सेकंड इस्लामिक समिट लाहौर में जो हुई उसमें बुलाया था, जिससे हमारे ताल्लुकात जो सफारती सतह पर वो ठीक हो गए। चले, मैं ये समझता हूँ कि अगर हमने गलतियाँ जारी रखी, किसी भी स्मॉलर नेशन, स्मॉलर प्रोविंस को उसके हकूक़ हमने नहीं दिए, तो कोई भी मुल्क या हमारा मुल्क पाकिस्तान मज़ीद कई हादसात का शिकार ना हो। लिहाजा हमें चाहिए यही कि मज़ीद कम्युनिकेशन बेहतर करें, ट्रांसपोर्टेशन बेहतर करें, कॉन्स्टिट्यूशनल जो है ना वो अमेंडमेंट करें। जैसे 18 अमेंडमेंट इज़ अ वंडरफुल स्टेप, ठीक है, वो हमने ज़्यादा से ज़्यादा सूबों के इख्तियारात दे दिए हैं। उसके बावजूद अगर किसी के एहसास महरूमी रहती है तो मेरे नज़दीक वो कोई बड़ी वजह नज़र नहीं आती है। तो हमें दुख है जब भी दिसंबर का महीना आता है तो हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे वो दिन नज़र आते हैं जब
ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। मगर मैं ये समझता हूँ ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है, ये चलता रहेगा और ममालिक भी वहाँ से वजूद में आएंगे। और वो लाजमी नहीं पाकिस्तान में है, इंडिया में भी कई मैं देख रहा हूँ कि आइंदा आने वाले 10-15 साल में टुकड़े होंगे। अगर होंगे तो हम कहेंगे ओए देखो मैंने कह दिया था, चावला साहब हिस्टोरियन थे उन्होंने कह दिया। नहीं, दिस इज द हिस्टोरिकल प्रोसेस। वंस इन यूरोप देयर वाज रोमन एम्पायर, then it converted into Holy Roman Empire. Then in 17th and 18th and 19th century, it was partitioned into so many states, princely states, and independent countries like Italy and Germany. Unification of Germany took place, unification of Italy took place in 1771. लिहाजा आज भी अगर 20 और 30 के करीब यूरोपियन ममालिक हैं तो गोया ये पहले ममालिक मौजूद होंगे, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंट दर्जा नहीं दिया गया था। फिर जो ममालिक जो मॉडर्न नेशन स्टेट है वो मैं ये समझता हूँ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जदीद रियासतें मार्ज़ वजूद में आई हैं। उसी के तहत बंगाल भी एक जदीद रियासत है। हमें उनको खुशदिली से कबूल करना चाहिए और उन्हें भी हमसे जो गलतियाँ हुई हैं, अगर मेरे बावजदाद से गलतियाँ हुई हैं तो मुझसे क्यों सज़ा लेनी है, अभी मुझे क्यों सज़ा देनी है। लेकिन मैंने देखा कि एक जनरेशन थी जिनको बड़ा तकलीफ था, जिनकी औरतों के साथ जुल्म सितम रवा रखा, बच्चों के साथ जुल्म किया। हमने हर वो गलीज़ हरकत की, गंदी हरकत की जो कि एक मफ्तूहा कौम के साथ फातेह कौम करती है। वी प्लंडर्ड एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर वर्जिनल एवरीथिंग। मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहता। मैं खुद यास्मीन साइकिया के साथ मैंने इंटरव्यू किए हैं लोगों के, वो बताते हैं कि कैसे हमने औरतों के साथ सलूक किया, बच्चों को कैसे कत्ल किया, कैसे प्रेग्नेंट औरतों के साथ हमने किया, कैसे हमने लोगों को आंख उठाई तो हमने उसकी गर्दन उड़ा दी। लेकिन जाहिर है वहाँ पर बंगालियों ने भी ऐसा किया। कहा जाता है कि बंगालियों ने, ये मुक्ति बानी जो थे उन्होंने ये सारा स्टार्ट किया था, उन्होंने ये आग लगाई थी ज़्यादा। तो मैं ये समझता हूँ लेसन इज़ देयर कि हमें मज़ीद बांग्लादेश नहीं बनाने हैं और उसमें पंजाब और पूरे पाकिस्तान का बड़ा रोल है। पंजाब चूँकि बड़ा सूबा है, लिहाजा यहाँ पर लिटरेसी रेट भी ज़्यादा है, एजुकेशनल अवेयरनेस भी ज़्यादा है, हिस्ट्री की नो हो भी है। तो हमें ज़रूर बोलते रहना चाहिए, लिखते रहना चाहिए, नए ज़ावियों से इसको स्टडी करते रहना चाहिए और हमें अपनी गलतियों को भी ज़रूर मानते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा का इजहार करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।